आज 14 सितंबर 2024 है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई पिछले 1-1.5 महीने में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा और वो कितना सफिशिएंट है और क्या मेरा विज़न है, क्या मेरा गोल है। ये सब मेन रीज़न यही है कि जब आप इस तरीके की शांति से बैठ के अकेले में इस तरीके की वीडियो बनाते हो, खुद से बात करते हो, चिंतन करते हो, सोचते हो कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, तो एक क्लियर पिक्चर मिलती है आपको। तो 2024 प्रीलिम्स के बाद जून जुलाई कुछ पढ़ाई नहीं की मैंने, थोड़ा डिमोटिवेटिंग टाइम था और वहाँ से थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी कि भाई क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है कि आप प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहे हो। तो एक प्रॉब्लम समझ में आई कि यार पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आप भाग रहे हो चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा। आप भाग रहे हो कि मुझे याद है 2021 का अटैम्प्ट है तो आप सोचते हो यार 7-8 महीने में सारा सिलेबस ख़त्म करना है बस। फिर सेम चीज़ 2022 के पेपर में, सेम चीज़ 2023 के पेपर में। तो आप पढ़ते तो हो नो डाउट, लेकिन आप क्या करते हो, आप 6-7 महीने बहुत तगड़ा पढ़ते हो और वो भी 6-7 महीने नहीं, बहुत तगड़ा तो आप 3-4 महीने ही पढ़ पाते हो। फिर आपका रिदम ब्रेक होता है, फिर आप परेशान होते हो। तो लेकिन क्योंकि आप कोशिश करते हो कम समय में ज़्यादा खींचने की, तो वो एक आपको इल्यूज़न दे देता है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और फिर पेपर आपका निकलता नहीं है, तो फिर आप डिमोटिवेट होते हो बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये समझ में आया कि यार इना पे पढ़ तो सब कुछ रखा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो भाग भाग के पढ़ा है हमेशा। वो रुक के तसल्ली से दिमाग में बिठा के माइंड मैप बना के, या फिर कि इसकी रिलेवेंस क्या है पेपर के साथ, इसको कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये सब चीज़ें कभी सोची नहीं। तो जून जुलाई थोड़ा सा डिमोटिवेशन में और इस तरीके की चीज़ों में गया। दोस्तों ने काफ़ी समझाया कि मैं तो मतलब इस पॉइंट पे आ गया था कि मेरे को पेपर छोड़ना है भी है, मतलब ये नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आई कि भाई यू हैव टू गिव इट टाइम। फिर दूसरी चीज़ समझ में आई कि भाई आपको अपनी सिचुएशन से देखनी पड़ेगी कि आपके साथ क्या क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। अब आपको देखना पड़ेगा भाई आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, आपको देखना पड़ेगा आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, फैमिली लाइफ कैसी है। तो भाई मेरे साथ क्या कुछ फैक्टर्स हैं भाई, आप अब ऐसी स्टेज पे हो लाइफ के कि आपके ऊपर फैमिली की भी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर फैमिली को, वाइफ को, सिस्टर को, फादर को, इन सबको समय देना है आपको, जिससे आप नहीं भाग सकते। आपका समय सिर्फ आपका नहीं है। और दूसरा प्रोफेशनल लाइफ में कहो तो एक प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ी हर्डल है कि मेरे ना साइट्स पे जाना बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपको अगर आप ऑफिस में हैं तो इट्स लाइक अ रूटीन 9 to 5 जॉब, लेकिन अगर आप वो 9 to 5 जॉब इस तरीके से नहीं कर सकते कि आज महीने की 1 तारीख है तो 1 से 7 तारीख तक आपने 9 to 5 जॉब की, लेकिन फिर 7 तारीख को आपको साइट पे जाना है, वट एवर XYZ इन पैन इंडिया। तो वहाँ आपको जाना है, फिर आपके 2-3 दिन आने जाने में बर्बाद हो गए। आप नई जगह जाओगे, पहले दिन होटल में स्टे करोगे, फिर सेटल होगे, फिर आपकी अगर आपने ओवरनाइट जर्नी की है और फ्लाइट से जर्नी की है तो आपकी रात भी ख़राब होती है, तो आपको उस चीज़ को भी कम्पनसेट करना है। तो उसमें भी लगभग 1.5-2 दिन जाता है मेरा। तो फिर आप वहाँ से आओगे, फिर 1-1.5 दिन आपको रिदम बिठाने में लगेगा, फिर आप 9 to 5 जॉब पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 7 तारीख को गए थे, 15 को वापस आए या 20 को वापस आए। फिर 7-8 दिन बाद जब आपने अपना रिदम वापस उठाया, फिर से सपोज आपको फिर से साइट पे जाना है। तो प्रोफेशनल लाइफ में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई एक तो वैसे ही आपके पास लिमिटेड टाइम है फैमिली वगैरह को देने के बाद, और उसमें भी आपको एक मेन हर्डल है कि साइट पे मतलब विजिट है फ्रीक्वेंटली। इट इज़ नॉट अ प्योर डेस्क जॉब, इट नॉट अ प्योर ऑफिस जॉब। आपको ट्रैवल करना है कंटिन्यूसली। आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं खड़गपुर में बैठा हुआ हूँ और मैं कल रात को चला था और आज
कल शाम को चला, कल का हाफ डे ख़राब, फिर आज पूरी रात ट्रैवल में गई, आज सुबह यहाँ पहुँचते पहुँचते होटल आपको एक बज जाता है, 1 डेढ़। कोशिश मैंने पूरी करी थी कि भाई आज भी रात को पढ़ना है, लेकिन मेंटली आप वो कई बार चीज़ें ना नहीं कर पाते हो, तो वो बफर टाइम भी आपको काउंट करना है कि नहीं। तो इसीलिए शायद अगर मैं पढ़ रहा होता तो शायद वीडियो भी ना बनाता। तो माई पॉइंट इज़ कि आपको अपनी सिचुएशन समझनी पड़ेगी, भाई आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, आप कितना टाइम दे सकते हो, वो सब एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने जुलाई एंड तक 2 डिसीजन लिए। पहला तो कि यार मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं डेली 8-8 घंटे पढ़ सकता हूँ, नहीं कर सकता मैं ऐसा। अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँ तो शायद मैं बहुत ज़्यादा ही बाकी चीज़ों को स्टेक पे लगा दूँगा, अपनी फैमिली रिलेशंस को, है ना, आपके अपने पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, शायद रिलेशनशिप ख़राब होगी। वैसे ये रिश्तेदारी तो आपने कम ही कर रखी है, अब आप ये सब भी चीज़ें छोड़ दोगे, एकदम कोर जो फैमिली है आपकी, तो यार फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है, फिर आपने अचीव किया तो किसके लिए किया। तो ये चीज़ समझ में आई कि भाई मैं डेली 8-8 घंटे तो नहीं पढ़ सकता, वो टाइम शायद स्टूडेंट लाइफ में रहा होगा, मेरे पास अब नहीं है। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि आपको पढ़ना भी डेली है, मतलब आपको डेली पढ़ना है। मतलब ये एक कुछ भी लगा लो, लेकिन आपकी साइट्स हैं, फैमिली है, कभी कुछ वो चलता ही रहेगा। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ नया लाइफ में ना हो जो अनकैलकुलेटेड है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसका आपने प्लान नहीं किया, वो होगा, वो हमेशा होता रहेगा। तो कंसिस्टेंसी आपको बनानी है, वो एक लड़ाई है। हाँ, कंसिस्टेंसी की भाई अब 2 चीज़ें क्लियर है। पहला मेरे को 8 घंटे नहीं पढ़ सकता मैं डेली, और दूसरा कि भाई कंसिस्टेंसी रखनी है मुझे। तो इस तरीके से दिमाग में रख के कुछ वीडियोस देखी, शेड्यूल कैसे बनाना है, आपको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, उस पर कुछ वीडियोस वगैरह देखी मैंने जुलाई में। तो फाइनली ये डिसीजन क्या है कि आई शुड हैव अ वीकली शेड्यूल, आई शुड हैव अ मंथली शेड्यूल, कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा अपना समय, और मैं उसको एक पत्थर की लकीर लेकर नहीं चल सकता, लेकिन वो मेरे लिए एक गाइडिंग पाथ का काम ज़रूर करेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा अपने लिए। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये शेड्यूल तो काफ़ी अलग था, लेकिन बस ये बताना चाहूँगा शॉर्ट में, क्रिस्प में, कि शेड्यूल के हिसाब से मैंने ये निकाला कि यार मुझे 100 घंटे पढ़ने हैं 1 महीने के अंदर। मुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 महीने में 100 आवर्स देने हैं, और वो 100 आवर्स पे मैं कैसे निकल के आया, कैसे मैं रुक गया। तो यही सब देखते हुए कि यार देखो, आप साइट पे भी जाओगे, आप इधर उधर भी जाओगे, आप कभी फैमिली फंक्शन में भी आपको जाना पड़ेगा, तो आपके कुछ दिन तो महीने में ऐसे जाएंगे जो आप बिल्कुल ही पढ़ ही नहीं पाओगे, आप किताब उठा ही नहीं पाओगे। तो मैंने मंथ को ऐसे डिवाइड किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल 30 दिन का महीना होता है या 31 दिन का महीना होता है, तो मेरे लिए वो कभी अब 30-31 दिन का रहा नहीं, मेरे लिए महीना अब वीक्स में डिवाइड हो गया। फॉर मी अ मंथ इज़ इक्वल्स टू 4 वीक, यानी कि मेरे लिए 28 दिन है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और हर एक वीक में आई एम अलाउड टू टेक ओनली 1 डे ऑफ, कि भाई मैं एक हफ्ते में 1 डे ऑफ ले सकता हूँ पढ़ाई से। तो इस तरह से मेरे पास अगर 28 दिन का महीना पकड़ूँ तो 4 दिन मैं ऑफ ले सकता हूँ पढ़ाई से। तो 4 दिन वो, और मान लीजिए कि 31 का महीना है तो 29, 30, 31, वो 3 तारीख भी मैं उसको महीने में काउंट ही नहीं किया, तो 3 दिन वो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो 7 दिन तो ऐसे मैं निकाल सकता हूँ महीने में, जिसमें मैं पढ़ाई ना करूँ तो भी चलेगा। ये मेरा मतलब एक कैलकुलेटेड था, इस तरह से मैंने डिवाइड किया अपने उसको। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि भाई कई बार क्या होता है ना, आप मान लीजिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं खूब मेहनत से, खूब उससे, लेकिन आपका क्या होता है कि ऐसा कुछ हुआ जो कि आपके हाथ में नहीं है, और आपकी 1 हफ्ते के लिए ही पढ़ाई ब्रेक हो गई, पूरा 1 हफ्ता आपका चला गया कि आपने 1 हफ्ता पढ़ा ही नहीं कुछ भी। तो वो बड़ा डिमोटिवेट कर देता है आपको। आप सोचते हैं यार 1 हफ्ता निकल गया, कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, ये हो गया है, वो हो गया है, और आप ना रिदम खो देते हो। तो मैंने यही सोचा कि यार इस बार इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट ही कर लेते हैं अपने शेड्यूल में, कि जब ऐसा होता ही है, देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो उसको इनकॉर्पोरेट करके ही चलते हैं आगे, इसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब तो इफेक्टिवली 1 महीने में 24 दिन लिए मैंने अपने लिए, और 24 दिन में 100 घंटे का टारगेट इस हिसाब से लिया कि भाई लगभग मेरे को मोटा कि
आप देखेंगे तो अगर मैं 5 घंटे डेली इन 24 दिनों में अगर मैं 5 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं लगभग अपने 100 घंटे के टारगेट तक को तो बड़ी आसानी से अचीव कर लूँगा। तो ये मेरा एक रफली प्लान बना कि भाई मुझे 100 घंटे महीने में एक सिलेबस की तैयारी के लिए देने हैं, पढ़ाई करनी है। और 20 घंटे महीने में 20 घंटे वो 20 घंटे कभी भी हो सकते हैं, वो इन 24 दिनों में भी हो सकते हैं और वो 20 घंटे अलग भी हो सकते हैं जो बचे हुए मेरे पास 7 दिन है, बफर दिन है, या फिर जिन 24 दिनों में मुझे मतलब अपना मैंने डेली का टारगेट कर लिया और थोड़ा सा नहीं मन कर रहा टिपिकल पढ़ाई करने का, तो उस दिन में भी तो एक टारगेट था कि भाई 20 घंटे कुछ ऐसा करना है जो आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हो। आप किसी भी नई चीज़ के बारे में नॉलेज ले रहे हो, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, या फिर किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हो, या फिर आपने कुछ ऐसा है जिस पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैंड्स ऑन किया हुआ है, जो चीज़ें की हुई हैं, आप 10-20% जानते हो प्रैक्टिकली, लेकिन थियोरेटिकली तो उसको थोड़ा डेप्थ में समझना है। तो 20% कुल मिला के कि समथिंग न्यू, देयर इज़ समथिंग न्यू विच यू डोंट नो बिफोर और विच यू डोंट नो इन डेप्थ बिफोर। तो उस पर थोड़ा थोड़ा करना है, उस पर थोड़ा थोड़ा कुछ रिसर्च करते रहना है, देखते रहना है, पढ़ते रहना है, ताकि आप चलें लाइफ में आगे। तो ये वीडियो इसीलिए है कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा अपना अगस्त का महीना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि इस चीज़ से ना जब आपने शेड्यूल बनाया, आप क्लैरिफाई हुए, जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा कि भाई मैं सब कुछ फैक्टर इंक्लूड करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पहुँचा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ 100 घंटे ही दे सकता हूँ स्टडी के नाम के अपने एक महीने में। तो फिर आपको बड़ी क्लियर पिक्चर ये भी पता चल जाती है कि भाई मैं शायद इट इज़ वेरी मतलब प्रैक्टिकली ये होगा कि शायद अगले साल का एग्ज़ाम ना दिया जाए, ताकि आप थोरोली तैयारी कर पाओ। तो फिर ये भी क्लियर हो गया कि भाई 2025 में मुझे नहीं देना अटेम्प्ट, मुझे पेपर ही नहीं दे रहा। मैं अभी 2024 में अगस्त से प्रिपेयर करूँगा, फ्रॉम द स्क्रैच, 0 से शुरू करूँगा, और 2025 पूरा 2024 का लगभग 6 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 5 महीने, और फिर 2026 में भी अपने पास 4-5 महीने होते हैं। तो ये पूरा एक रफली 2 साल की एक तैयारी रखूँगा कंटिन्यूस, और ये टारगेट रहेगा बेयर मिनिमम कि भाई मुझे हर महीने 100 घंटे पढ़ना है। ये मेरा एक शेड्यूल था खुद के लिए। ईयरली प्लान भी बनाना है, लेकिन वो ईयरली प्लान की किस साल किस मंथ में क्या क्या टारगेट मेरा होना चाहिए वो अभी नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी बड़ा मोटा एक सिंपल टारगेट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के एक टारगेट बनाया गया कि भाई हर महीने मुझे 100 घंटे पढ़ाई करनी है, 20 घंटे कुछ अलग सीखना है, कुछ नया सीखना है जो मुझे पहले नहीं आता था, तो शायद डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है या प्रोफेशनल लाइफ में फ्यूचर में ज़रूरी हो सकता है। तो मैं खुद ये देख के हैरान रही है कि भाई इस चीज़ ने, इस डिसिप्लिन ने कर क्या दिया। तो कर ये दिया कि यार अगस्त में मैंने जो स्टडी टारगेट था 100 घंटे, पहली बात तो मैंने निकाला 101 घंटे और 30 मिनट, मतलब 101.5 आवर्स। तो मतलब आपने एक सेट टारगेट से आप ऊपर चले गए, और वो सिंपली ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ कि भाई मैंने हर दिन जो मेरे 24 दिन थे पढ़ाई के उसमें 5 घंटे पढ़ाई में कर पाया, किस दिन 4 घंटे हुई, किस दिन 3.5 घंटे हुई, लेकिन क्योंकि एक रोड मैप था, एक दिमाग में चीज़ें थी, तो उसने ना एक गाइड करता रहा होगा। अगर आप आज पढ़ाई, फॉर एग्जांपल मैं आज पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आज मुझे पढ़ाई करनी थी, दिमाग में एक प्रेशर था, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, आज पढ़ाई करनी थी, लेकिन आज आप नहीं कर पा रहे, आज आप उस फेज़ में नहीं घुस पा रहे। तो मुझे था कि कुछ प्रोडक्टिव करना है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो समझ रहे हो, एक प्लान का होना, एक शेड्यूल का होना आपको भले ही सुपरमैन ना बना देता हो, लेकिन आपको हमेशा इंस्पायर जरूर करता रहेगा अपने पाथ पे चलने के लिए, क्योंकि वो शेड्यूल आपने बनाया सोच समझ के, तो आपकी थोड़ी सी कमिटमेंट उसके लिए ज़्यादा भी होती है। सॉरी, तो
अगस्त के महीने में मैंने 101 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकाले और उससे अलग भी कुछ चीज़ें सीखी, कुछ नई चीज़ें सीखी, कुछ नई चीज़ों पे ट्राई किया। जैसे पहले कोशिश करते रहते थे कि भाई जो समय मिले चुराओ, पढ़ाई में लगाओ, जो समय मिले पढ़ाई में लगाओ, पढ़ते रहो, कट जाओ दुनिया से। ऐसा नहीं है। जब उस माइंड सेट को थोड़ा सा हटाया तो थोड़ा सा टाइम भी मिला। जब आपने अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर लिया ना कि भाई 20 घंटे देने किसी दूसरी चीज़ के लिए, तो आप कर भी पाते हो उस चीज़ को। आप फिर अच्छा ही महसूस करते हो कि यार हाँ कुछ अलग भी कर रहे हो पढ़ाई से अलग। खैर अगर पढ़ाई पाएँ तो देखो स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल थी। पहले मुझे काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी और कुछ नॉलेज थी। तो पहले इस बार का स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म कि भाई पहले एनसीईआरटी करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी समझने के बाद आप एनसीईआरटी से ही कोशिश करेंगे डायमेंशन निकालने की। डायमेंशन वाला फैक्टर मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ही चीज़ समझ में आ गई कि एनसीईआरटी को डायमेंशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल आपकी मान लीजिए 11th-12th की एनसीईआरटी मेरा फोकस है। 11th-12th की एनसीईआरटी आपने सारी पढ़ी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ी, सोसाइटी पढ़ी, आपने पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, इकोनॉमी। तो आप देखेंगे ना कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको लगभग रिपीट होते हुए मिलेंगे दो तीन बुक में। जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स की बात है तो आप देखोगे इकोनॉमी में भी है, वो आप देखोगे ज्योग्राफी में भी है, और कहीं ना कहीं उसकी बात ना छोटी मोटी बात उसकी सोसाइटी में भी हो ही जाती है। तो आप ये देखोगे कि जब आप सेम टॉपिक को 3 अलग अलग सब्जेक्ट के नज़रिए से पढ़ रहे हो ना, वो आपको डायमेंशन निकाल के दे देता है। जब आप उस चीज़ पे वुमेन पे जैसे आप डिस्कस करोगे तो वुमेन पे डिस्कस आप सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, आप फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, आप उसको ह्यूमन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, आप उसको इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। तो डायमेंशन निकल के आती है। तो मुझे एनसीईआरटी का फ़ायदा यही लगा यार, जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि हाँ यार पढ़ी तो मैंने पहले भी है, लेकिन पहले रहता है यार स्टेज वाइज पढ़ी कि एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं भाग के, एनसीईआरटी ये कर लेंगे फिर वो कर लेंगे। नहीं, इस बार ये अप्रोच रखिए कि भाई तसल्ली से करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार एनसीईआरटी पढ़ के रट लूँगा, पढ़ लूँगा, याद कर लूँगा सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन तसल्ली से समय देके तसल्ली से समय देके एनसीईआरटी मैंने शुरू की। और मुझे भी नहीं पता था कि कंसिस्टेंसी की पावर इतनी ज़्यादा होती है। मैं आपको बताऊं कि आर्ट एंड कल्चर मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा ही नहीं जब से मैंने तैयारी शुरू की है। तो उसकी एनसीईआरटी मैंने सबसे पहले उठाई, तो कि यार सबसे पहले इन्हीं चीज़ों से शुरुआत करते हैं जो कभी पढ़ी नहीं। मैंने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं कायदे से, तो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री उठाई, ये सब पढ़ेंगे। तो अगस्त में एनसीईआरटी वाइज और बड़ी तसल्ली से, बड़ी कायदे में पढ़ी हुई, सिर्फ पढ़ाई, मतलब समझ रहे हैं कि आप सिर्फ उसको तसल्ली से कायदे से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, समझने की कोशिश करें, उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करें कि यार अच्छा इस तरीके से डायमेंशन निकाली जा सकती हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज मतलब A1, वो बहुत हाई लेवल की बुक है, पता नहीं हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को इनिशियली। आप पढ़ने लगते हो। तो अगस्त में मैंने स्टार्ट किया अपनी 11th-12th की आर्ट एंड कल्चर से। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 2 बुक्स हैं, ये मैंने ख़त्म की, ये मैंने पढ़ा। और उससे चीज़ें निकल के आई कि भाई आपको पेंटिंग के बारे में पता चलता है, आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है, आपको म्यूरल पेंटिंग के बारे में पता चलता है, स्कल्पचर्स के बारे में पता चलता है, कॉइन्स के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है लिटरेचर्स के बारे में। पेंटिंग्स की थीम जो है वो अधिकतर लिटरेचर से ही ली गई है, आपको ये पता चलता है। और आप आज की कंटेम्प्रेरी पेंटिंग का स्टाइल समझ पाते हो। तो ये सब चीज़ें आर्ट एंड कल्चर से निकल के आती हैं। भले ही मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें दिमाग में रह गई हैं जिसको मैं शायद कहीं यूज़ कर सकता हूँ। फिर आर्ट एंड कल्चर के बाद मैंने ओल्ड एनसीईआरटी जो कि
रामशरण शर्मा की एंसेंट पढ़ी, और शायद विपिन चंद्रा की मिडेवल है, तो दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल बुक। मतलब डेप्थ एनालिसिस के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैक्ट्स और डायग्राम सजा के लिख दिए गए हैं, एक एनालिसिस दिया गया है उसमें कि यार एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो एक सिविलाइजेशन या फिर एक नंबर ऑफ पीपल्स हमने पोट्री के टाइप्स के बेसिस पे भी तो निकाले हैं, वो शायद मिस हो जाता है बहुत सारी बुक्स में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नॉर्दर्न वेयर पोट्री थी, एक नॉर्दर्न वेयर सिविलाइजेशन थी, एक ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सिविलाइजेशन थी। तो इस तरह की माइन्यूट डिटेल्स मिलती हैं आपको, वो यूज़ कैसे करनी है अगेन वो आपके ऊपर है, लेकिन समझ रहे हैं कि एक एनालिसिस के साथ लिखी हुई बुक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 बुक से उठा के उसका जंक्शन बना के दे दिया गया है फैक्ट्स की फॉर्म में, ऐसा नहीं है। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की दोनों बुकें ख़त्म की, एंसेंट और मिडेवल की एनसीईआरटी ख़त्म करी। फिर मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ी है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास की हिस्ट्री छूटी, तो मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास की हिस्ट्री से एंसेंट और मिडेवल कवर की, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एक एनसीईआरटी है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, वो बुक कवर की। उसी के साथ साथ एक बुक है एनसीईआरटी की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो ख़त्म की। इसी के अलावा जो इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके बुक है, वो भी 2 पार्ट में, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। उसमें आपको एक तरह से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म हो रही है, वर्ल्ड वार के बारे में बताया हुआ है, रेवोल्यूशंस के बारे में बताया हुआ है, उसमें नाजिज़म के बारे में बताया हुआ है, फैसिज्म के बारे में बताया हुआ है। कुछ ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़े अच्छे वो लगे, जैसे उसमें क्रिकेट को लेके एक वो बताया गया है कि भाई क्रिकेट का इतिहास अगर आप समझो कहाँ से वो शुरू हुआ और कैसे आप उसको आज रिलेट कर सकते हो। तो सिर्फ क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में आएगा। माई पॉइंट इज़ क्रिकेट के रिगार्डिंग जब आपने ऐसी चीज़ें समझी कि अच्छा इस फ्लो में लिख सकते हैं, आप उस चीज़ को किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको मिल जाए तो आप उसके एवोल्यूशन को इस फ्लो के साथ समझा सकते हो। सेम चीज़ पेंटिंग के साथ की हुई है, तो कि भाई जो प्रिंटिंग प्रेस वाला कल्चर आया उसके एवोल्यूशन को बताया, फिर उसके डायमेंशंस को बताया, और कहाँ पे फिर आज हम हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्लोथिंग के साथ भी शायद ऐसे ही कुछ किया हुआ है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड एंशिएंट मिडेवल ख़त्म हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंट और इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ख़त्म हुई, और आपकी 2 बुक हैं, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी पार्ट 1 पार्ट 2, 6 बुक तो ये ख़त्म हुई। इंडियन आर्ट एंड कल्चर 2 बुक वो ख़त्म, 8 बुक मैंने ख़त्म की। इसके अलावा अगस्त की ही बात मैं कर रहा हूँ अभी, इसके अलावा आई थिंक सोसाइटी भी मैंने शुरू कर दी थी। तो सोसाइटी जो है भी, सोसाइटी भी 11th-12th में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एक तो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, और एक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छी डायमेंशंस देता है वो भी आपको सोसाइटी के बारे में, लिखना सिखाता है आपको, नई वर्ड बताता है, नई थ्योरीज बताता है, डॉक्ट्रिन्स बताता है सोसाइटी के बारे में। उनको आप लिखोगे तो आप एक कॉमन, देखो सोसाइटी की बुक में जो भी लिखा हुआ है ना, वो कॉमन पर्सन की लैंग्वेज से आपको लगेगा यार ये तो हर एक आदमी को पता है, लेकिन उसके लिखने का तरीका, डॉक्ट्रिन्स, अलग अलग फिलोसोफर ने क्या बात करी है, जब आप इस तरीके से किसी को बता दो, इस तरीके से अपने आंसर्स में लिखोगे तो वो दिखता है अलग। तो वो चीज़ एक 11th-12th की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ी है, और सोचो मुझे नहीं पता, पहले नहीं दिखी, अब दिख रही हैं जब उनको शांति से तसल्ली से पढ़ रहा हूँ। माइंडेड में लिख अभी भी कुछ नहीं रहा। अभी मेरा ये है कि मुझे इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है बड़ी शांति से। मुझे लगता है कि अगर मैंने पहली बार ये एनसीईआरटी पढ़ के लिखना शुरू कर दिया तो शायद मैं एनसीईआरटी की फ़ोटो स्टेट मार दूँगा। इसीलिए अभी मैंने मतलब बहुत मुश्किल से रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है खुद को कि भाई मुझे लिखना नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है इसको, और बड़ी शांति से पढ़ना है। तो दो सोसाइटी भी आप मिला लीजिए तो 6 और 4 10 बुक्स मैंने एनसीईआरटी की ख़त्म की। ये बात है अगस्त तक। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हाँ, इकोनॉमी भी 2 बुक्स हैं इकोनॉमी की, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। जब आप इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यार इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है काफ़ी इंटर रिलेटेड है, काफ़ी टॉपिक उसमें मतलब रिपीटेशन है। तो समझ रहे हैं, मतलब आप 2 चीज़ों को
अलग ही नहीं कर सकते, तोड़ ही नहीं सकते। जब आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इकोनॉमी उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं अपने आप बन जाता है। जब आप सोसाइटी की बात करोगे तो सोसाइटी के कंसेप्ट में ही आपका जो एंशिएंट मिडिएवल ने हमको कल्चर निकाल के दिया है वो आपको दिख जाता है सोसाइटी में, और सोसाइटी से ही आपकी पॉलिटिकल डायमेंशन भी निकल जाती है। बड़ा मुश्किल है इन सबको अलग करना। रिलेट करके आंसर लिख सकते हो आप, रिलेट करके समझा सकते हो, समझ सकते हो, अपना दिमाग खोल सकते हो। खैर, माई पॉइंट इज़ कि भाई अगस्त में, और बहुत धीरे धीरे शांति से पढ़ते हुए भी, बिना पैनिक हुए भी, मैंने अगस्त में 10 बुक कंप्लीट की। और मोर और लेस मैं सच बताऊँ आपको, ये 10 बुक, इसमें से मुझे जो सोसाइटी थी वो बुक थोड़ी सी ऐसी लगी जो बहुत ही ज़्यादा आपको समय लेना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, बहुत शांति से पढ़नी पड़ेगी, तब उसमें मज़ा आए। अगर आप उसको गो थ्रू कर दोगे ना, ऐसे ही मज़ा नहीं है उसमें। तो जिस चीज़ में जिसने रीडिंग में जितनी डायमेंशन, जितनी शांति से मांगी, उसको वैसे ही ट्रीट किया। तो तब भी मैं 12 बुक्स बड़ी शांति से पढ़ पाया। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, और मैंने 100 घंटे पूरे किए, तो मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि यार कंसिस्टेंसी की पावर क्या है। पहली बात तो जो आपने सोचा कि भाई 100 घंटे देने हैं स्टडी के नाम के सिर्फ, वो आपने अचीव किया। कंसिस्टेंसी आप रही। मैंने मतलब खुद को 7 दिन दिए थे कि भाई 7 दिन मेरे पास लेजर टाइम है। अगस्त में 31 दिन होते हैं। मैंने शायद अगस्त में मेरी स्टडी 1 2 3 और 4 5 6 7 7 दिन ही रहे मेरे जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की, और मैंने 24 दिन में अपना 100 घंटे का टारगेट पूरा किया। तो ये एक आपको अच्छी फीलिंग देता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि भाई मैं 20 घंटे के आसपास खुद को दूंगा, कुछ अलग सीखूंगा, कुछ नया करूंगा जो मुझे नहीं आया। तो ऐसा क्या किया भाई मैंने मतलब मेरे रिलेशन में भी हैं और काफ़ी करीबी रिलेशन में है, और दोस्ती समझ लीजिए, एक रिश्तेदार भी हैं और कुछ दोस्त हैं उसके, तो वो भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा है, वो भी एस्पिरेंट है। तो ही स्टार्टेड कि यार कुछ शुरू करते हैं जो अपन संडे टू संडे काइंड ऑफ वीडियो कॉल के थ्रू डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसा टॉपिक जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो, और इस तरीके की बातें जो भी अगर आप बैठ के शांति से डिस्कस करें बकैती करने के अलावा भी, तो शायद आपका दिमाग खुलेगा, आपके डायमेंशंस भी निकलेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, लेकिन नॉर्मल जनरल समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। तो पॉडकास्ट के फॉर्म में उसको ट्राई करने की कोशिश की उसने, तो मैंने भी ट्राई किया, आई गिव इट अ ट्राई कि भाई हाँ चलो करते हैं। तो हर संडे हमने एक टाइम सेट किया कि भाई संडे मॉर्निंग में 10 बजे हम 3-4 लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एंड वी स्टार्टेड इट। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी मैं पिछले 5-6 दिन से पढ़ रहा हूँ NCERT के थ्रू, वो कहीं ना कहीं आपकी कन्वर्सेशन में भी निकल के आ जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, पहली चीज़। दूसरा, आपको ये क्योंकि मैं और वो तो एस्पिरेंट है, लेकिन उसके 1-2 दोस्त जो हैं वो एस्पिरेंट नहीं है, वो एक जनरल मतलब किसी पर्टिकुलर इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन उनका भी है कि यार दे ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, कि मतलब कुछ तो प्रोडक्टिव उनको भी लगे। तो आप ऐसे बैठ के बात करते हो, टॉपिक्स पे बात करते हो, तो आप ना एक तरह से अप्लाई कर रहे हो अपने नॉलेज को, और वो भी आपकी प्रिपरेशन में ही एक तरह से फ़ायदा दे रही है आपको। ये जब 3-4 बार हुआ, तो 3-4 बार होने के बाद ना आप कहीं ना कहीं जब किसी टॉपिक पे बात कर, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का टॉपिक वुमेन के ऊपर था कि क्या इशू हैं, क्या समस्याएं हैं, वुमेन पे हम बात ही क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या परेशानी है उनके साथ, ऐसा क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम है उनके साथ कि भाई उनको एक स्पेशल कैटेगरी समझ के बात करनी पड़ती है हमको। आज भी पार्लियामेंट को लॉ लाना पड़ा उनके लिए, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उस बारे में बात करनी थी। तो क्योंकि पिछले 1-2 हमने अगस्त में वैसे 3 अगस्त में 3 इस तरीके के पॉडकास्ट किए थे। तो सोचो, पढ़ाई भी आप कर रहे हो। अगर मैं पहले की तरह सोचता तो सिर्फ पढ़ाई में दिमाग रहता, मैं कहता नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, संडे को तो मुझे 10 घंटे खींचना है, बल्कि 10 घंटे पढ़ाई करनी है। क्या है मैंने ऐसा, लेकिन आपने अपना टारगेट सेट कर लिया भाई, मुझे अपने हफ्ते में संडे देना है खुद को। संडे इज़ माई चिल डे, रिलैक्स डे। तो संडे मेरे पास टाइम था। संडे में उसने बोला कि भाई पॉडकास्ट में आते हैं, तो पॉडकास्ट ट्राई किया।
और अगस्त में हमने 3 पॉडकास्ट किए इस तरीके के, 3 संडे में। और एक टॉपिक था कॉलोनिज्म, एक टॉपिक था मोंग कल्चर, और एक था बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर। तो जब आप डिस्कस करते हो ना इस तरीके की, तो कब वो डिस्कशन 1.5 घंटे 2 घंटे का चला जाता है, पहली बात तो आपको पता नहीं चलता, और उसमें डायमेंशंस निकलती हैं अपने आप ही। तो वो एक चीज़ थी जो मैंने अगस्त में की, पढ़ाई से अलग मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ाई से अलग, जो मुझे 20 घंटे के आसपास देने थे। तो पॉडकास्ट हो गया आपका। फिर कुछ इशू था घर में, तो मतलब इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग ही समझी हमने बैठ के कि भाई एक घर में, अब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अभी थोड़ा इसी चीज़ से रिलेटेड हूँ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड, सबस्टेशन, यूपीएस, डीजी, है ना आपका, पैनल्स, तो इस सब से रिलेटेड हो वैसे भी आप, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको, थ्योरेटिकल नहीं है। तो थोड़ा सा उसको अप्लाई करते हुए एक तो समझा कि भाई एक नॉर्मल घर का कनेक्शन कैसे करते हो आप कैसे कनेक्शन उठाते हो ट्रांसफार्मर से, आपका मीटर में कैसे आता है वो, आप केबल सिलेक्शन कैसे करते हो, न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करते हो, आपको आपके एक कमरे में क्या क्या लोड होगा, उस लोड के बेसिस पे आपको कितने mm की केबल लेनी है, आपको अर्थिंग वायर कैसे लेनी है, इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझी और अच्छा लगा समझ के कि भाई अब छोटी मोटी इशू है आपके घर में, तो वो आप कर सकते हो खुद से ही, रादर देन हर छोटी चीज़ के लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाने की। और इसी चीज़ से रिलेटेड फिर एक मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी एक मेरे को पीपीटी क्रिएट करनी थी, तो वो पीपीटी के थ्रू भी एक मतलब एक पीपीटी क्रिएट की, जिसको मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे भी डालने की, कि भाई एक कॉम्प्लेक्स में या किसी बिल्डिंग में जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया जाता है तो आपकी उस कनेक्शन की फ़िलोसफी क्या रहती है, कैसे आप ये मतलब जैसे एक होटल है या एक स्कूल है, एक बिल्डिंग है, कि उसमें आपको कितने वोट का सबस्टेशन चाहिए, आपको कितनी पावर का ट्रांसफार्मर चाहिए, आपकी कनेक्शन फिलोसफी क्या है, कि भाई आपकी मेन सप्लाई चलेगी तो आपका बैकअप कैसे रहेगा, कुछ क्रिटिकल लोड है जो कि आपको 24 घंटे ही चलाना है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए आप अलग से यूपीएस यूज़ करोगे। तो समझ रहे हैं कि उसके लिए फिर मैंने एक पीपीटी बनाई, तो वो मेरे एक पढ़ाई से अलग एक काम हो गया। तो मैंने पीपीटी बनाई, मैंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड, कि एक नए कॉम्प्लेक्स में, एक नई बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे करना है, व्हाट इज़ द फिलोसफी, आपके घर का कनेक्शन कैसा होता है, व्हाट इज़ द फिलोसफी। आपने पॉडकास्ट शुरू किया, फिर थोड़ा मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें सीखी, कुछ समझी, जैसे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी समझ में आई कि भाई ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो रादर देन आप ये कोशिश करने के कि आपको 10% 20% कमाना है एक मंथ में, रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है बड़े इन्वेस्टर्स की वीडियो देगी। बेनिफिशियल क्या है कि भैया आप कोशिश कीजिए, फॉर एग्जांपल आप इस तरह की ट्रेड करते हैं कि आपका 1 करोड़ रुपए जमा होगा, तो यू ट्राई कि भैया आप 2-3% का टारगेट लेके चलें, या 1% का भी टारगेट लेके चलें मिनिमम, कि भाई मुझे 1% कमाना है। फॉर एग्जांपल भाई 1 करोड़ के ट्रेड से आपने 1 लाख रुपए कमाना है 1 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्लो चलो लेकिन फिक्स चलो कि भाई 1% मुझे कमाना है और मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की वीडियो स्ट्रेटेजी थी यूट्यूब पे। तो आप सोचो अगर आप ये स्ट्रेटेजी भी, चलो आप साल के 12 लाख कमा लोगे बड़ी शांति से, उसको आप प्रपोर्शन में डन कर दो, आपके पास 1 लाख रुपये है तो उसी प्रपोर्शन में आप कमा लोगे बहुत आराम से, रादर देन बहुत हाई रिस्क लेने के और बहुत ज़्यादा समय देने के। ये कुछ चीज़ें समझी मार्केट से रिलेटेड। ऐसी एक रिलेटेड थी ETF इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कि रादर देन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड आप ETFs में इन्वेस्ट करो, और ETF में भी इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी है कि आप यू बाय इट लो, कि आप कम उस पर ख़रीदो, मार्केट देखो, निफ्टी देखो, अगर निफ्टी डाउन गया आज तो ETF लो, जो भी 4-5 सेक्टर का आपने ETF निकाला हुआ है, बैंक का निकाला हुआ है, मतलब IT इंडस्ट्रीज का निकाला हुआ है, जो भी ETF वटेवर आपका पोर्टफोलियो है, कि आप देखो भाई निफ्टी डाउन हुआ है, आज निफ्टी डाउन हुआ है तो आप ETF खरीद लो। अब लगातार जो भी खरीदना आपको डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये का खरीदना है डेली। अब अगर 4 दिन आपका निफ्टी अप रहा है तो आपको नहीं खरीदना, 5वें दिन निफ्टी डाउन हुआ है तो 5 दिन, पिछले 4 दिन का और आज का, आपको 5 दिन का इन्वेस्ट करना, आपको सीधे 5000 के ETF खरीदने। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, लोग पैसा कमा रहे हैं इससे बिना रिस्क के, कम रिस्क के। ये सब चीज़ें समझी। और होम लोन की एक्सेल बनाना सीखा, एक्सेल का फॉर्मूला, IPMT और PPMT, इस तरीके से। आपको सुनने में बड़ी छोटी चीज़ें लग रही होगी, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पहले क्या होता था कि भाई इन सब चीज़ों से ही कट गया था मैं,
कि नहीं सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो भी समय मिला है यार, बड़ी मुश्किल से समय मिला है, इसमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, 7 घंटे 8 घंटे खींचना है, उस चीज़ से ना आप कट जाते हो, आप सब चीज़ों से कट जाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं सीख पाते, और फैमिली से भी कटने की कोशिश करते हो और अचीव कुछ नहीं कर पाते। आप उस 8 घंटे की दौड़ में घूमते रहते हो, यार मुझे 8 घंटे करने हैं शांति से। हम मतलब स्लो पेस ऑफ लाइफ भूल ही जाते हैं पीछे। खैर, तो ये चीज़ मैंने सीखी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, होम लोन की वो बनानी है। एंड मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी तो मतलब कोशिश की थी कि भाई महीने में मैं 4-5 बार जा पाऊँ, लेकिन मैं स्विमिंग 2 बार जा पाया। 2 बार, लेकिन सोचो कि मैं अपने महीने के 3-4 घंटे मैं दे पाया स्विमिंग के लिए, तो बहुत बेसिक लेवल ऑफ स्टार्टिंग स्विमिंग आ भी गई, और अगले महीने 1-2 महीने में शायद पूरी तरीके से आ जाएगी। तो सोचो कि आप दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल रहे हो। मैंने अपनी फैमिली के साथ, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको टाइम निकालना है, तो पहले मतलब इरिटेशन होती थी कि यार मूवी देखने जाना है या रेस्टोरेंट जाना है, ये करना है, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको ऐसे फील आती थी। लेकिन फैमिली के साथ के टाइम को भी आपने क्योंकि इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो आप कर पा रहे हो। मैंने अपनी सिस्टर को गाड़ी चलाना सिखाया, तो मैं उसको 4 लेसन दे पाया, मतलब मैं उसको 4 बार गाड़ी सिखा पाया इस महीने। और 1-2 बार हम मूवी देखने गए, हम 1-2 बार शॉपिंग करने गए, वाइफ के साथ मैं गया मतलब आउटिंग पे, बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में 2-3 बार, मूवी वगैरह पे हम गए। तो माय पॉइंट इज़ कि भाई आपने टिपिकल पढ़ाई से अलग भी कुछ किया, कुछ नया किया, कुछ अलग किया, कुछ नॉर्मल लाइफ में भी जो काम आए आपका। घर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए हर बार मतलब इट्स नॉट गुड कि आप हर बार किसी इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाओ, ये बहुत छोटी चीज़ है कि भाई आपके घर के पंखा ही ख़राब है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उसके तार बांधने लगो मोटर, लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि भाई इस पंखे का कैपेसिटर ख़राब हुआ है या नहीं, वो कैसे चेक करूँ मैं, वो बड़ा आसान होता है चेक करना। तो माई पॉइंट इज़ दैट कि भाई एक तरफ पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन उसको मैंने तो एटलीस्ट ये गलती करी पिछले कुछ समय में कि भाई उस पढ़ाई को ही बहुत ज़्यादा सेंटर में लाने की कोशिश कर दी। और जब आप सेंटर में खींचने की कोशिश करते हो, बाकी सिचुएशन ऐसी है नहीं आपकी कि आप उसको हमेशा ही सेंटर में लग पाओ पढ़ाई को, जब वो हो नहीं पाता तो आप इरिटेट होते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर छूटती है पढ़ाई। ये प्रॉब्लम थी। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगा आपको और ख़ुद को भी कि यार लड़ाई ना कंसिस्टेंसी की है, लड़ाई कुछ नया सीखने की है, लड़ाई शांत रहने की है, लड़ाई इस चीज़ की है कि आपने पास्ट में चीज़ें की हैं लेकिन आप खुद पे डाउट हो रहा है, आपको उस डाउट को ओवरकम करना है। लड़ाई इस चीज़ की है, लड़ाई इस चीज़ की है कि आपने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए सोचा था कि आप यार एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे शायद 2 साल में या 2.5 साल में, लेकिन आपको 4 साल लग चुके हैं, या शायद और 2-3 साल और लग सकते हैं। लड़ाई इस चीज़ की है कि हाँ आपको अभी भी ट्रस्ट है खुद पे, जो कि है यार, अभी तक तो है मुझे कि हाँ कर सकते हैं, एग्ज़ाम ही तो है, स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम है बस। तो यही है कि आप लगे रहो, आप ये देखो कि भाई आप सिचुएशन क्या है आपकी, आप दिक्कत कहाँ हो रही है, आपकी पढ़ाई छूट कहाँ रही है। जैसे इस महीने अगस्त की बात मैंने ख़त्म कर दिया कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, ये नया कर लिया। अब मैं इस महीने आया सितंबर में, तो सितंबर में ऐसा कुछ हो गया मतलब अनवांटेड ही 2 साइट लग गई। मतलब सितंबर में आप ये देखो, पहले मैं गया बेंगलोर, और ये दूसरी साइट है 1 तारीख से, मतलब मैं 31 अगस्त को बेंगलोर गया था, और मैं 5 दिन 1 वीक का लगभग मेरा साइट का था बेंगलोर। मैं वहाँ से आया 6 तारीख को, और फिर 6 तारीख से लेके मैं 14 तारीख तक ऑफिस था। फिर 14 तारीख को मैं खड़गपुर के लिए निकल गया। अब शायद मुझे हफ्ता 10 दिन यहाँ रहना है। तो आप समझ रहे हो 1 महीने में 2 साइट्स लग गई, जो कि आपकी 3-4 दिन ख़राब कर देती हैं। तो इस महीने भी पढ़ाई अभी तक, मैं आपको बताऊँ कि पढ़ाई अभी तक पिछले महीने से कम हुई है, लेकिन जो आपका शेड्यूल है ना, वो मुझे पिंच करता रहता है, वो मुझे बोलता रहता है कि भाई रोहित पढ़ना है, गैप हो गया 1 दिन का, पढ़ना है, इसको ट्राई कर। आज भी वो अपने आप ही कोई फ़ोन करके कह तो नहीं रहा, पूछ तो नहीं रहा घर से कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पढ़ क्यों नहीं रहा तू,
वो आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी है। तो वो शेड्यूल मुझे ये कह रहा है कि भाई आज तेरे को पढ़ना है, आज तेरे को पढ़ना था, लेकिन जब आप देखते हो यार मैं कल रात से ट्रेन में आया हूँ तो नहीं हो पा रही पढ़ाई, नहीं हो रही हिम्मत आज। और अगर आपने आज ज़्यादा खींचने की कोशिश करी तो आप कल ख़राब कर दोगे। ये भी आपको समझना है कि भाई मैं कल शायद नहीं पढ़ पाऊँगा अगर मैंने आज खींचने की कोशिश करी, आज मैंने नींद पूरी नहीं करी। तो पॉइंट इस कि अभी तक इस महीने, आज 15 तारीख है शायद आज, तो इस महीने अभी मेरे सिर्फ शायद 25 और 14 लगभग हो सकता है 40 घंटे ही हुए अभी तक। लेकिन दिमाग में है ना कि हाँ 60 घंटे करने हैं, जो स्टडी टाइम है आपको 60 घंटे तक खींचना है, वो दिमाग में है, तो आप कर जाओगे, आप पकड़ लोगे उस टारगेट को, आप अचीव कर लोगे उस टारगेट को। मेरा पॉइंट ये है, जैसे इस महीने मेरी जो मैंने NCERT की बुक स्टार्ट की थी, तो वो इकोनॉमी ख़त्म करने के बाद मैंने शायद पॉलिटी स्टार्ट की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल फ़िलोसफी करके एक और बुक है, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूँ तो। ये दोनों बुक ना बहुत शांति से पढ़ने वाली है, आप इसको भाग के नहीं पढ़ सकते, आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा इन दोनों बुक में। तो ये बुक अपने आप में ऐसी थी जिसको समय चाहिए। फिर शायद अभी इस महीने मैंने पॉलिटी की है, पॉलिटी के अलावा मैंने पॉलिटिकल थ्योरी नाम था दूसरी बुक का। तो पॉलिटिकल थ्योरी बुक कंप्लीट की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कंप्लीट की। अब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाहता। अब मेरा टारगेट है कि भाई मैं अभी खड़गपुर में आया हूँ तो यहाँ हफ्ते 10 दिन रहूँगा, तो मुझे अपने ऑफिस के काम से अलग भी मुझे ज्योग्राफी की NCERT ख़त्म करनी है। यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और अपना इंडियन ज्योग्राफी, तो ये पढ़ना है, ये टारगेट है। तो मतलब आपको ना ये चीज़ें एक लाइन में रखती है, आपका एक शेड्यूल आपको लाइन रखता है, और आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो, रिलैक्स इस सेंस में कि चलो ठीक है, इस मेरे को महीने के 100 घंटे पूरे करने हैं ना, अभी मैं आधे महीने में हूँ और मेरे 40 घंटे पूरे हो गए, मतलब मेरे 10 घंटे शॉर्ट है। तो मैं चिल इस बात से हूँ कि हाँ जो मेरे इस महीने के जो एक्स्ट्रा 7 दिन मैं लेके चला हूँ, तो शायद उन 7 दिन में से भी मुझे 2 दिन या 3 दिन कंज्यूम करने पड़ेंगे अपने 100 घंटे के टारगेट को पूरा करने के लिए। तो चीज़ें मैं उसी हिसाब से अनालाइज करूँगा। आपकी प्लानिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपको 2 दिन आगे चलने, आप 2 दिन आगे का प्लान करने लग जाते हो उस चीज़ से, ये फ़ायदा होगा मुझे। तो अभी तक मोटा टारगेट यही है कि NCERT मेरी अब ज्योग्राफी की बची है और इसके बाद साइंस की बची है। तो टारगेट ये है इस महीने NCERT कंप्लीट हो जाएंगी, 11th-12th की सारी NCERT। अगस्त और सितंबर 2 महीने में NCERT खत्म होगी। साथ ही साथ में एक चीज़ और कर रहा हूँ कि मैं एक वर्ड फाइल बना रहा हूँ जिसमें NCERT और उसके मोटे टॉपिक्स चैप्टर वाइज ले। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर है कि भाई स्टोन एज के ऊपर है, स्टोन एज आपकी पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक। तो आपने वो चैप्टर का नाम लिखा, उसके अंदर के जो 5-6 मेन हेडिंग आपने वो लिख ली। ऐसे आपने हर एक चैप्टर का किया, हर एक NCERT का किया, तो आपके पास ना 15-20 पेज की एक शीट होगी। उस शीट में मोटे सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं। तो जब आपने किस चीज़ के बारे में लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है जैसे आपको लिखना है सिविलाइजेशन के ऊपर, मान लेते हैं सिविलाइजेशन के ऊपर लिखना है, तो आप सिविलाइजेशन सर्च करोगे और सिविलाइजेशन सर्च करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि सिविलाइजेशन के बारे में कौन से NCERT में लिखा हुआ है और किस चैप्टर के अंडर लिखा हुआ है सिविलाइजेशन के बारे में। ऐसे मान लीजिए आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में सर्च करोगे, इंडस्ट्री के बारे में सर्च करोगे, तो सोचो इंडस्ट्री के बारे में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आपको मिल जाएगा कुछ लिखा हुआ। इंडस्ट्री के बारे में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मिल जाएगा लिखा हुआ कुछ। हो सकता है इंडस्ट्री के बारे में सोसाइटी में भी कुछ लिखा हुआ हो। 3 डायमेंशन तो यही हो गई। तो और सोसाइटी के अंदर भी किस चैप्टर के अंदर इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है और किस माइंडसेट के अंडर लिखा हुआ है कि भाई इंडस्ट्री का कास्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्री का सोशल स्टेटस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा,
क्या इंडस्ट्रीज़ आने से आपका जो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक्सपेंड हुआ या वो ब्लर हुआ, मतलब समझ रहे हो लोगों में, मतलब जो कास्ट वाली भावना थी क्या वो और इंटेंस हुई या वो कम हुई, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो आप एक ही टॉपिक को 3-4 अलग अलग डायमेंशन से देखना शुरू कर देते हो। तो मैं धीरे धीरे वो वाली फ़िलहाल वो इंडेक्स टाइप बना रहा हूँ। ओवरऑल मेरे को लगता है कि 1-2 महीने में धीरे धीरे ऐड करके मेरे पास अपने आप ही कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए कि भाई मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कैसे लिखूँ। जैसे अभी जो पॉडकास्ट था वुमेन का, मैं उस पर लिख पाया 7-8 डायमेंशन के ऊपर। मैं उसको कल्चर से, मतलब डायमेंशन के अंदर का कंटेंट नहीं लिखा अभी, लेकिन डायमेंशन और डायमेंशन का मैं हेडिंग लिख पाया। जैसे वुमेन पे लिखना था तो उसको 6-7 डायमेंशन से सोच पाया, ये सही शब्द होगा कि सोच पाया। कैसे सोचा कि भाई कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सोच सकते हैं वुमेन में, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सोच सकते हैं, आपका एंसेंट और मिडिवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है वुमेन के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या है वुमेन के बारे में, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट वुमेन का क्या क्या आप सोच सकते हो, आप पॉलिटी और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सोच सकते हो, आप इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो क्या क्या सोच सकते हो वुमेन का रोल, आप अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सोचो तो क्या क्या सोच सकते हो। तो ये मेरे ब्रॉड डायमेंशंस हो गए। उन ब्रॉड डायमेंशन के अंदर भी 3-3, 4-4 डायमेंशन सोचे, तो सिर्फ वुमेन पे ही 4 पेज भर गए यार डायमेंशन में ही। आप सोचो आप उसके अंदर कंटेंट लिख पाओ, फैक्ट ऐसा उठा पाओ कहीं से। जैसे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या लिख सकते हो, आप सीधे लिख सकते हो आप भाई आप की मैटरनिटी रेट क्या है ना, आपके नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल कितने हैं इन एडल्ट्स, और नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल कितने हैं इन चाइल्ड। तो इस तरह से आपको डायमेंशन मिल जाती है, और उस डायमेंशन के बेसिस पे फिर आप फैक्ट सर्च करोगे, आपका आंसर अपने आप ही निकल के आएगा। आपको कोरी कागज़ पे लिखना क्या है उसके लिए तो पता हो कि भाई लिखूँगा किस बारे में। तो यही है कि भाई ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि एक तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मैं कर पा रहा हूँ ये चीज़, अब फैमिली को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए खुद के लिए भी समय निकाल पा रहा हूँ, पढ़ाई के उसमें भी और कुछ पर्सनल अदर एक्टिविटी के भी। जैसे मुझे शौक़ है बहुत समय से, 2-3 साल से मैं सोच रहा हूँ करने की कि भाई मुझे कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कुछ भी बेसिक लेवल का सीखना है। जैसे स्विमिंग सीखनी थी काफ़ी से, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे 3-4 साल से मैं सोच रहा था ये सीखने की, लेकिन जब क्लियर हुआ प्रॉपरली बैठ के आपने सोचा तो आपने स्टेप ले लिया। अब 1-2 महीने बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, आप स्विमिंग तो कर नहीं सकते सर्दियों में, शायद मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर दूँ, शायद मैं जॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। तो ये सब है, और आप भी जिस सिचुएशन में हैं अपनी सिचुएशन को समझो गहराई से, बैठ के तसल्ली से कि भाई है क्या मेरे साथ परेशानी, मेरे साथ सिचुएशन क्या है, मैं कितना समय दे सकता हूँ, और मेरी पढ़ने की स्पीड क्या है, मैं अपने लिए क्या टारगेट सेट कर सकता हूँ, कितने प्रैक्टिकल टारगेट सेट कर सकता हूँ, और क्या मेरा पोटेंशियल है। इस तरीके के सवाल पूछिए अपने आप से, तो आप मतलब थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे। मुझे लग रहा है खुद के एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको एक बेटर पिक्चर पता चलती है खुद के बारे में। ठीक है, बस यही था।